एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 5th पेपर है सोशल साइंस का, उसका जो है चैप्टर 1 अभी हमारा चल रहा है, जिसका आज हम पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हमारे पार्ट 4 में ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले चैप्टर 1 के हम 3 पार्ट्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग उन तीनों वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और अपने लास्ट वीडियो में हमने विदेशी यात्री एवं लेखकों का विवरण जो है पढ़ा था। इसके बाद जो हमारा है हमने मार्को पोलो पर फिनिश किया था अपना लास्ट लेक्चर। ठीक है, आज हम जो है इतिहास जानने के स्रोत हमारा चल रहा था, उसमें हमारा आज पहला था अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशी यात्रियों लेखकों का विवरण, एंड हमारा 4th जो था वह था पुरातत्व संबंधी सामग्री। तो आज हम इसका पॉइंट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। चलिए देख लेते हैं पुरातत्व संबंधी सामग्री। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व शास्त्र कहलाता है। प्राचीन काल में मानव जिन वस्तुओं को प्रयोग में लाता था, ठीक है, जो भी चीज़ें उसकी रहती थी, वस्त्र वगैरह या जो भी चीज़ें वह अपनी एक समाज होता है ना कि उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही थी, जो भी चीज़ें यूज़ में लाता था, उसके जो अवशेषों का अध्ययन होता है उसको पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। और जो इन वस्तुओं का ना जो अवशेषों का जो अध्ययन करते हैं, जो व्यक्ति होते हैं करने वाले, उनको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो वही बात हमारी यहाँ पर लिखी है, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व शास्त्र कहलाता है तथा इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। ठीक है, यह कालक्रम का सही ज्ञान कराने वाले स्रोत हैं, जो पुराने समय में क्या हुआ, क्या चीज़ें रहीं, कैसा था सब कुछ, तो उन चीज़ों का जो बिल्कुल सही से हमें ज्ञान कराते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें थी, विद प्रूफ हमें जो चीज़ें ज्ञान करवाई जाती हैं विद प्रूफ। तो इसीलिए कहा जाता है कि सही ज्ञान कराने वाले स्रोत हैं ये जो पुरातत्व संबंधी सामग्री है। सामग्री ये है हमें जो कालक्रम में क्या चीज़ें घटित हुई, प्राचीन समय में क्या चीज़ें घटित हुई, ये हमको बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं कि हाँ, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रूव्ड है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है यह कालक्रम का सही ज्ञान कराने वाले स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख। अच्छा, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? उसमें है हमारा अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि। जो हमारे पुरातत्व सामग्री है उसमें हमारे अभिलेख आते हैं, मुद्रा आती है, स्मारक आते हैं, भवन आते हैं, मूर्तियाँ आती हैं और चित्रकला आदि चीज़ें आती हैं। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख कठोर सतहों जैसे कि पत्थर, धातु, मिट्टी की तख्ती, ईंट या काष्ठ आदि पर उत्कीर्ण किए गए लेख या विवरण होते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में जो मानव था उसके पास हमारे जैसे ना किताब कॉपीज़ नहीं होती थी लिखने के लिए, तो वे कहाँ लिखते थे? पत्थर पर लिख देते थे, किसी धातु के ऊपर लिख देते थे, मिट्टी की तख्तियाँ होती थी उस पर लिख देते थे, ईंटों पर लिख देते थे, काष्ठ यानी कि लकड़ी की बनी कुछ चीज़ें तख्तियाँ जैसी टाइप होती थी उन पर लिख देते थे चीज़ें। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है अभिलेख कठोर सतहों जैसे कि पत्थर, धातु, मिट्टी की तख्ती, ईंट या काष्ठ आदि पर उत्कीर्ण किए गए लेख या विवरण होते हैं। ठीक, अभिलेख का अर्थ किसी कठोर सतह पर लिखा गया पाठ या दस्तावेज अभिलेख होता है। अभिलेख का मतलब ही होता है दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है किसी कठोर सतह पर लिखा गया पाठ या दस्तावेज अभिलेख का अर्थ है। चलिए हमारे अभिलेख के प्रकार देख लेते हैं। अभिलेख को 2 भागों में बांटा गया है। पहले है हमारे देशी अभिलेख, दूसरे हैं हमारे विदेशी अभिलेख। ठीक है, अभिलेख के टाइप्स जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, देशी अभिलेख और विदेशी अभिलेख। जिसमें हमारा पहला है देशी अभिलेख। इसके अंतर्गत शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ताम्रपत्र, प्रशस्तियाँ,
स्मारक, दानपत्र एवं अशोक के अभिलेख आते हैं। देशीय अभिलेख के अंतर्गत क्या क्या चीज़? हाँ जी, तो हमारा देशीय अभिलेख के अंतर्गत क्या आता है? शिलालेख आते हैं, शिलाओं पर जो लिख दिया था, स्तंभों पे लिखा जाता था। गुहालेख, ठीक है, ताम्रपत्र होते थे, उन पर लिख दिया जाता था। स्मारक बनवा दिए जाते थे, दान पत्र होते थे, अशोक के अभिलेख, ये सब हमारे देशीय अभिलेख में आते हैं। और विदेशी अभिलेख क्या है हमारे? विदेशी अभिलेख हमारे हैं, इसके अंतर्गत उन लेखों, यात्रा विवरणों और अन्य स्रोतों को शामिल किया जाता है जो विदेशी यात्रियों, राजदूतों और अन्य लोगों द्वारा लिखे गए, जिसमें प्राचीन भारत का दौरा किया था और अपनी यात्राओं का विवरण दिया था। देखिए, देशीय अभिलेख के अंतर्गत जो हमारी चीज़ें आती थी कि जैसे कि हमारे देश के ही लोगों ने जो चीज़ें लिखी या बनवाई, ठीक है, जैसे कि अभी जैसे अशोक ने बनवाए हैं, अब अशोक ने बहुत सारे स्मारक वगैरह बनवाए हैं, अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है, बनवाए हैं, वह सब देशी में आते हैं। और विदेशी अभिलेख हमारे क्या हैं? जो लेखक और यात्री आए थे ना विदेशी, उन्होंने जो अपने यात्राओं के वृत्तांत लिखे हैं, अपने अनुभव लिखे हैं ना, जो अपने अनुभव जो लिखे विदेशी यात्रियों और लेखकों ने, वह हमारे विदेशी अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। विदेशी अभिलेखों के अंतर्गत हमारी चीज़ें आती हैं, पुराने जो हमारे जो विदेशों से यात्री आए थे, लेखक आए थे, उन्होंने जो अपने अनुभव साझा किए, वृत्तांत लिखे अपनी यात्राओं के, वह सब विदेशी अभिलेखों के अंतर्गत आते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे देशी अभिलेख। देशी अभिलेख में पहला हमारा है शिलालेख। पत्थर पर लिखा या खोदा हुआ कोई प्राचीन लेख शिलालेख कहलाता है। जैसे पत्थर पर कोई चीज़ लिख दी गई, ठीक है, पत्थर पर लिखा हुआ या खोदा हुआ कोई प्राचीन लेख शिलालेख कहलाता। पत्थर पर कोई चीज़ लिख दी गई, प्राचीन लोग जो हैं पत्थर पर चीज़ें लिख के चले गए, पत्थर पर लिखा या खोदा हुआ कोई प्राचीन लेख शिलालेख कहलाता है। ये हमारा देशी अभिलेख में पहला था शिलालेख, ठीक है, जो पत्थरों पे कोई चीज़ें लिख जा, कोई मतलब प्राचीन समय में जो लोग होते थे पत्थरों पर लिखा करते थे, क्योंकि उनके पास बुक्स नहीं होती थी ना, हमारी नोटबुक्स नहीं होती थी ना हमारी तरह, जो नोटबुक्स पे लिखते तो वह पत्थरों वगैरह पे ही लिखा करते थे। तो जो पत्थरों पर लिखा या खोदा हुआ कोई प्राचीन लेख शिलालेख कहलाता है, ठीक है। चलिए, एंड ये हमारा एक नोट है, अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको आंसर में लिखना है पुरालेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा अशोक के अभिलेख। यह सम्राट अशोक द्वारा चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए संदेश हैं, जो उनके धम्म नीति, प्रशासनिक नीतियों और सामाजिक सुधारों को दर्शाते हैं। ये अभिलेख ब्राह्मी एवं खरोष्ट लिपि में लिखे गए हैं। अच्छा, अशोक के जो अभिलेख हैं वह चट्टानों पर लिखे गए, स्तंभों पर लिखे गए, उत्कीर्ण किए गए ना, जैसे कि लिख दिया जाता है किसी के पत्थरों और चट्टानों पर जो लिखा जाए उसको कहते हैं उत्कीर्ण करना, ठीक है। उत्कीर्ण किए गए संदेश जो उनके धम्म नीति, जैसे बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था ना, तो इसलिए बौद्ध धर्म में धम्म होते थे ना, अभिधम्म पिटक, सुप्त पिटक, विनय पिटक, तो वही उनके धम्म नीति, धम्म की जो नीतियाँ होती थी, प्रशासनिक नीतियाँ जो थीं और सामाजिक सुधार जो जो किए उसने अपने समाज में, वह सब सुधारों को दर्शाते हैं। तो और ये जो अभिलेख थे अशोक के, ये मोस्टली जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है ये सम्राट अशोक द्वारा चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए संदेश हैं, जो उनके धम्म नीति, प्रशासनिक नीतियों और सामाजिक सुधारों को दर्शाते हैं। ये अभिलेख ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। अशोक के अभिलेख हो गए। देन हमारा है अशोक के पश्चात अभिलेख। अशोक के बाद के अभिलेखों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। अशोक के बाद के जो अभिलेख थे वह दो भागों में विभक्त किया जा सकता है उन्हें। एक थे सरकारी और दूसरे हैं गैर सरकारी। सरकारी अभिलेख और गैर सरकारी अभिलेख। सरकारी लेख प्रधानतः प्रशस्तियों अथवा भूमिदानों के रूप में पाए जाते हैं। जो सरकारी लेख हैं वो भूमिदानें जो की गई उसके बारे में, प्रशस्तियाँ जो थी उनके बारे में पाए जाते हैं। और प्रशस्तियाँ राज वकीलों द्वारा सम्राटों की प्रशंसा में लिखी गई थी, ठीक है। देखिए, सरकारी लेख प्रधानता प्रशस्तियों यानी कि सम्राटों की प्रशंसा और भूमिदान, जो भूमिदान होते थे उनके रूप में पाए जाते हैं,
ठीक है, वही बताया था। प्रशस्तियाँ राज कवियों द्वारा सम्राटों की प्रशंसा में लिखी गई हैं। ठीक। एंड गैर सरकारी अभिलेख क्या है हमारे? गैर सरकारी लेखों की संख्या सरकारी लेखों से कई अधिक है। ठीक। गैर सरकारी अभिलेख जो हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है सरकारी लेखों की अपेक्षा। इनमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। ये हमारे जो हैं गैर सरकारी हैं। नेक्स्ट हमारा है मुद्रा। अच्छा, आपसे 2019 में क्वेश्चन पुटअप किया गया मुद्रा से। ठीक, तो चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में मुद्राओं से बड़ी सहायता मिलती है। तो सिक्कों का जो अध्ययन है वह सबसे पहले याद रखिएगा, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। भारतीय शासकों की मुद्राएं। भारतीय शासकों ने अपने शासनकाल में अनेक प्रकार की मुद्राएं चलाईं। ठीक है, जो भारतीय शासक थे उन्होंने अपने अपने शासनकाल में अनेक प्रकार की मुद्राएं चलाईं। इनमें मौर्य, शुंग, सातवाहन, वर्धन एवं गुप्त काल की मुद्रा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राचीन काल की जो मुद्राएं थी वे क्या थी? सतनाम यानी कि रजत का सिक्का, निष्क यानी कि जो स्वर्ण सिक्का होता था उसको निष्क कहते थे, और जो रजत का सिक्का होता था यानी कि चांदी का उसको कहते थे शतनाम। और सीथियन या पार्थियन मुद्राएं, प्राचीन काल की मुद्राओं के नाम हैं ये, सतनाम, निष्क, सीथियन या पार्थियन मुद्रा। ठीक, चलिए देन हमारा है स्मारक। स्मारकों को दो भागों में बांटा गया है। देशी स्मारक, देखिए अभी देशी स्मारक और विदेशी स्मारक। तो देशी स्मारक हमारे क्या हैं? देशी स्मारकों में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेष, तक्षशिला की खुदाई से प्राप्त कुषाणकालीन अवशेष, झांसी से प्राप्त गुप्तकालीन देवगढ़ के मंदिर के अवशेष, कानपुर के भीतर गांव से प्राप्त ईंटों के मंदिर, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी, नालंदा से तांबे की बुद्ध की मूर्ति आदि प्राप्त हुई। ये सब देशी स्मारक हैं हमारे। क्या क्या है ये देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए वह, तक्षशिला की खुदाई से जो कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए वह, झांसी से प्राप्त हुआ जो गुप्तकालीन देवगढ़ के मंदिर का अवशेष था वह, कानपुर के भीतर गांव से प्राप्त ईंटों का मंदिर। ठीक है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी, नालंदा से तांबे की बुद्ध की मूर्ति जो प्राप्त हुई, यह सब देशी स्मारक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा है विदेशी स्मारक। विदेशी स्मारक में हमारा है मलाया से प्राप्त देवालय में शिव, पार्वती, गणेश एवं नंदी की मूर्तियों का मिलना, ये विदेशी स्मारक हैं। मलाया से प्राप्त हुए ये हमारे देश से प्राप्त हुए थे। विदेशी स्मारक में क्या है? मलाया से प्राप्त देवालय में शिव, पार्वती, गणेशी एवं नंदी जी की मूर्तियों का मिलना, कंबोडिया का भगवान विष्णु का मंदिर मिलना। ठीक है, ये सब हमारे विदेशी अभिलेख हैं, विदेशी स्मारक हैं ये सब हमारे। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। जो आपसे कुछ बुक्स हैं उनके राइटर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है और ये आपसे पूछे भी जा चुके हैं कई बार, तो एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और यही हमारा चैप्टर अब जो है कंप्लीट होने वाला है। देखिए पुस्तक जो है, एक तरफ पुस्तक के नाम दिए गए, एक तरफ उसके राइटर के नाम दिए गए हैं। ठीक, तो हमारी जो पहली पुस्तक है, आपसे 2016 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक अगर आपसे पूछते हैं तो है पाणिनि। ठीक है, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त, अर्थशास्त्र के कौटिल्य, महाभाष्य के पतंजलि, राजतरंगिणी के कल्हड़, हर्षचरित के वाणभट्ट। आपसे 16, 2023, 2016 में राजतरंगी, 2022 आपसे मतलब एक ना एक बुक का नाम ये मान के चलिए पूछ लेते हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त, अर्थशास्त्र के कौटिल्य, महाभाष्य के पतंजलि, राजतरंगिणी के कल्हड़ एंड हर्षचरित के वाणभट्ट। ठीक है, तो क्या है आज हमारा जो है चैप्टर 1 क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है,
हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट होता है। हाँ जी, ये हमारा क्या है देखते हैं। ये देखिए हमारा जो है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, हमारा चैप्टर 1 जो है 4 जो इसके पार्ट हुए हैं। हमारा चैप्टर 1 जो है आपके DLF फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 5 जो हमारा सोशल साइंस का है, उसका पहला चैप्टर जो है 4 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ है। तो आप लोगों ने अगर ये पार्ट देखा है तो पहले के भी 3 पार्ट्स देखिए, तो आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा कैसे पढ़ाया गया है आपको। एंड अगर आपको अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से आपके 8 सब्जेक्ट्स जो है ना, ऑल सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स आपके टॉपिक वाइज और बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और आपके एग्ज़ाम से पहले आपको PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी नोट्स की। एंड उसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को जो है ना, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को सबसे पहले अपने हैंड रिटन नोट्स पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अपने हाथों से बनाए हुए जो नोट्स होते हैं ना, उसमें बहुत सी चीज़ें हमें लिखते लिखते याद हो जाती हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आता है, ठीक। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ, DLED में आपका सिलेबस इतना लेंथी कर देते हैं ये लोग, एंड एक दिन में आपके 3 एग्ज़ाम्स लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रटना संभव है नहीं, ठीक है। तो जो प्रेशर आता है ना माइंड पर आपको एग्ज़ाम से पहले, उस प्रेशर से बचने के लिए आप लोगों को चीज़ों को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि हैंड रिटन नोट्स बनाइए, आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपका सेकंड चैप्टर जो है ना उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर 1 तो कंप्लीट हो चुका है ना। और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।